दोस्तों नमस्कार। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स और क्लासिफिकेशंस सीखने के बाद अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि इस प्रोटीन में क्या है। आज बात करेंगे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बारे में और फिर प्रोसेसिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सॉल्टिंग इन, सॉल्टिंग आउट, एम्फोटेरिक बिहेवियर और प्रोटीन डीनेचरेशन, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी प्रोटीन को समझने के लिए इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। तो आज चर्चा करेंगे इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में, द प्रोटीन प्रॉपर्टीज एंड द इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन प्रोटीन्स। मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। जैसा कि मैंने बताया, आज बात करने वाले हैं प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें कि एक सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा जब कर्ड मेकिंग होता है या पनीर मेकिंग होता है, चीज मेकिंग होता है, उन सब में भी इन सब प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और एम्फोटेरिक बिहेवियर, इन सब चीजों को आज सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि भाई जब प्रोसेसिंग करते हैं, हीट प्रोसेसिंग करते हैं या कोई अल्कली अल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर प्रोटीन पे क्या फर्क पड़ता है। प्रोटीन, आपने सुना होगा कि प्रोटीन डी नेचर हो जाता है हीट करके। तो डी नेचर होता कैसे, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो इन सब चीजों को सीखेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रोटीन प्रॉपर्टीज से, और पहली प्रॉपर्टी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? द पीएच एट विच द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज जीरो। आपने देखा होगा कि जब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अमीनो एसिड एक बेसिक यूनिट रहता है, स्ट्रक्चरल यूनिट इन केस ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो एक तरफ उसमें द कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और एक तरफ अमीनो नाइट्रोजन होता है जो कि बाद में पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसके अलावा एक तरफ कार्बन के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होता है, और फिर एक साइड चेन होती है। जो साइड चेन होती है वो चार्ज भी हो सकती है, जिसके हिसाब से अमीनो एसिड्स एसिडिक हो जाती हैं, या फिर बेसिक भी हो सकती हैं। तो चार्ज होने की वजह से एसिडिक और बेसिक हो जाती है। तो जब ये सारी की सारी अमीनो एसिड्स कंबाइंड करती हैं, तो कुछ ना कुछ नेट चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से द पीएच एट विच द नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज जीरो। तो वो पीएच जहां पे नेट चार्ज प्रोटीन का जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। एंड एट दिस पीएच द प्रोटीन डज नॉट माइग्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे वो माइग्रेट नहीं करता है। आयोनाइजेशन इज मिनिमम एंड प्रोटीन इज लीस्ट सॉल्युबल। अब ये लीस्ट सॉल्युबल वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम कभी बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं पनीर बनाने की, तो या चीज मेकिंग की या कर्ड मेकिंग की, तो उस तरफ आपने देखा होगा कि दूध को फाड़ा जाता है। और दूध को फाड़ने के लिए या तो उसमें एसिड डालते हैं या कोई सॉल्ट्स डालते हैं। तो एसिड डालने से उसका पीएच कम हो जाता है, और जब पीएच कम हो जाता है मिल्क का, तो वो दूध फट जाता है। उस पॉइंट पे आके वे अलग हो जाता है, और जो केजिन है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। और इसी को ही हम लोग जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, और इसको यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द प्रोटीन्स, या फिर पनीर चीज मेकिंग के लिए, कर्ड मेकिंग के लिए इसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि दूध को फाड़ा गया है बाय एडिशन ऑफ एसिड्स, एंड द पीएच हैज कम टू 4.6। पीएच इसका 4.6 हो गया। सो द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फॉर द केजिन इज 4.6। और उसके बाद फिर इसको हम लोग किसी कपड़े में बांध के और फिर प्रेस करके और अल्टीमेटली पनीर बना देते हैं। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का यूज किया जाता है। वो पॉइंट जहां पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। नॉर्मल दूध का जो मिल्क का जो पीएच रहता है वो 6 के आसपास होता है, तो वहां से ड्रॉप करके इसको 4.6 पे लाया जाता है। तो 4.6 पे लाने के लिए डेफिनेटली एसिड ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फिर क्या हुआ, वो पीएच जहां पे नेट चार्ज जीरो हो गया प्रोटीन पे, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है द एम्फोटेरिक बिहेवियर। प्रोटीन्स का एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। जैसे कि अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोलाइट्स होते हैं, एसिड और बेसिस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट बोथ एज एसिड और बेसिस। सिमिलरली, ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, द एसिडिक अमीनो एसिड, in the acidic amino acid, most proteins are good buffers at pH below 5। 5 से कम अगर pH होगा तो ज्यादातर प्रोटीन अच्छे बफर्स की तरह एक्ट करते हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम लोग पीएच इंक्रीज कर देते हैं, बेसिक पीएच की तरफ चले जाते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स पे चले जाते हैं, तो वहां पे जब 9 से ऊपर पीएच चला जाएगा तो वहां पे भी वो अच्छा बफरिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन न्यूट्रल पीएच पे बफरिंग कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है, बहुत अच्छी बफरिंग कैपेसिटी प्रोटीन्स की नहीं होती है। तो ये बफरिंग की वजह से जो प्रोटीन का बिहेवियर रहता है एसिडिक और बेसिक पीएच कंडीशंस में, वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक बिहेवियर। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द आयन बाइंडिंग, एंड because of the presence of positive and negative ions on the proteins, so it will be in a position to bind. Protein binds to both the anions as well as cation. Negatively charged ions के लिए भी bind करता है और the positively charged ions के में भी bind करता है, the anions and cations both, and this property is used in the protein purification. Protein purification के लिए use किया जाता है। Trichloroacetic acid, the TCA is used to separate the protein and the non-protein nitrogen. तो प्रोटीन नाइट्रोजन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन को अगर हमको सेपरेट करना होता है तो दैट इज where we use the trichloroacetic acid, TCA को यूज किया जाता है। In food industry this property is used for juice stabilization and clarification due to possible interactions of the proteins with the pectins and the alginates. Pectins के साथ और alginates के साथ इसका जो प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से the juice clarification and juice stabilization में इसका एप्लीकेशन होता है due to the property of the ion binding। तो तीसरी प्रॉपर्टी हुई ion binding। तो भाई अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी है क्या? चौथी प्रॉपर्टी है solubility of proteins. Proteins have varying solubility in water and different salt concentrations. आपको पता है प्रोटीन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज रहते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी उसकी डिपेंड करती है कि वो कितने चार्ज जो आयंस हैं वो सरफेस पे हैं, और अगर हाइड्रोफोबिक एंड सरफेस पे आ जाते हैं तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। तो फोल्डिंग के हिसाब से और कौन कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोफोबिक और वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसके हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। तो प्रोटीन्स हैव वेरिंग सॉल्युबिलिटी। ग्लोबुलिन्स आर soluble in 5 to 10% salt concentration, or the albumins they are readily soluble in water as well as the dilute salt concentration। तो water में भी और dilute salt concentration में भी वो soluble है, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में soluble नहीं होते हैं लार्जली। अब इसका रीजन क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट दो फिनोमेना है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में भी यूज होते हैं, और इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे पनीर बन गया, तो उसमें भी हम लोग प्रेसिपिटेशन के लिए, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए इसको यूज करते हैं। पर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होता कैसे है, सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले से फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ऑब्वियसली जो आयंस होंगे वो बाहर की तरफ रहते हैं, और जब नेगेटिवली चार्ज आयन सरफेस पे रहेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल के तो वो बाइंडिंग करेगा। जब हम सॉल्ट उसमें डाल देते हैं तो सॉल्ट ऐड करने के तुरंत बाद वो सॉल्ट तो डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। वो जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे प्रोटीन के सरफेस पे जो नेगेटिव आयंस है उनके साथ, और वहां पे बाइंड कर जाएंगे। जब वो नेगेटिव आयन सोडियम के साथ बाइंड कर जाएंगे, इसका मतलब वाटर फ्री हो जाएगा एंड मोर वाटर विल बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिसॉल्विंग प्रोटीन। तो इसके हिसाब से लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी एनहांस होती है। अब बात करते हैं जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है। एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑल द बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्रोटीन सरफेस फॉर द सॉल्ट आयंस बिकम ऑक्यूपाइड। सारी की सारी बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई हो गई, क्योंकि हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन, हमने बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्ट ऐड कर दिया। तो जब सारी बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तो फिर वो सॉल्ट कहाँ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा और वाटर के साथ बाइंड करेगा। तो जब सॉल्ट वाटर के साथ बाइंड करने लग जाएगा तो प्रोटीन को सोलुबलाइज करने के लिए सॉल्ट अवेलेबल नहीं, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, और इस प्रकार से प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पे प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के फिनोमेना को सॉल्टिंग इन कहा जाता है, और हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन पे प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने वाले फिनोमेना को सॉल्टिंग आउट कहा जाता है। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट जो फिगर है उसमें देखें तो सेंटर में फोल्डेड प्रोटीन बना है, जैसे हीमोग्लोबिन या कोई और प्रोटीन बना है, फोल्डेड प्रोटीन है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है।
और वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास, सारे के सारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो थोड़ा सा सॉल्ट है और सॉल्ट जो डिसोशिएट हो जाता है जैसे मैंने कहा, और फिर वो पॉजिटिवली आयंस, जो सोडियम के पॉजिटिव आयंस है, वो अलाइन कर लेते हैं जहां जहां पे नेगेटिव आयंस उसको मिलेंगे प्रोटीन की। तो इसके हिसाब से वो सरफेस पे बाइंड कर जाता है और वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर सोलुबलाइजिंग द प्रोटीन, तो इसलिए सोलुबिलिटी प्रोटीन की एनहांस हो जाती है। जब हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, सेकंड फिगर में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक एक सॉल्ट एसोसिएटेड है, यानी कि सारे के सारे, और प्रोटीन सरफेस पे भी सॉल्ट एसोसिएटेड है। तो बहुत सारा सॉल्ट हमने ऐड कर दिया, नाउ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन, but free water is not available. So when free water is not available, then how the protein will be solubilized? तो प्रोटीन solubilize ही नहीं होगा। तो प्रोटीन जब solubilize नहीं होता है तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट करना शुरू कर जाते हैं। थर्ड, अगर आप इमेज में देखते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में ही एग्रीगेट करेंगे। तो जब आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे वो, क्योंकि वाटर के साथ तो सोलुबलाइज नहीं हो पा रहे, तो आपस में जब एग्रीगेट करेंगे तो हैवी हो जाएंगे और फिर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो जब मिल्क से हम लोग सॉल्ट ऐड करके उसको कन्वर्ट करते हैं टोफू में या जो हमारा पनीर है उसमें, तो उस वक्त सॉल्युबिलिटी एनहांस होती है, डिक्रीज हो जाती है, और आपस में इंटरेक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, और इसलिए जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। और यही प्रोसेस पूरा कॉमर्शियली हम लोग यूज करते हैं। तो सॉल्टिंग इन लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी एनहांस होना, और सॉल्टिंग आउट हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के प्रोसेस को कहते हैं, और इसको कॉमर्शियली यूज किया जाता है। द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन विद अमोनियम सल्फेट, तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो अमोनियम सल्फेट को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्टिंग आउट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोया टोफू। ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स आर यूज्ड देयर आल्सो। तो इस प्रकार से सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट चलते हैं स्वेलिंग। द प्रोटीन्स दे स्वेल एक्चुअली। सो प्रोटीन्स की स्वेलिंग, प्रोटीन्स हैव वेरिंग solubility in water and it may interact to form swollen gels। तो जेल्स बनाता है swollen, दो प्रकार से बनते हैं। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोटिक स्वेलिंग, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस एंड द चार्ज्ड साइट्स ऑन द प्रोटीन। दूसरा प्रोसेस कहलाता है द लायोट्रोपिक स्वेलिंग। सो लायोट्रोपिक स्वेलिंग बेसिकली इन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस इज इरिवर्सिबल। ऑस्मोटिक स्वेलिंग जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन लायोट्रोपिक स्वेलिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द नॉन आयोनिक रिएजेंट्स। ऑस्मोटिक वाला क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है तो आयंस एक्सचेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन जो लायोट्रोपिक स्वेलिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉन आयोनिक रिएजेंट्स, जो कि which interrupt the water structure and hydrogen bonding through direct competition with the internal hydrophobic interactions। तो both soluble and non insoluble proteins can immobilize water। इससे हमको ये पता लगता है कि दोनों प्रकार के जो प्रोटीन्स है वो वाटर को immobilize कर सकते हैं। So this ability of protein to bind water is called as the water holding capacity। अल्टीमेटली प्रोटीन कितने वाटर को होल्ड कर सकता है, कैरी कर सकता है अपने साथ, कितने वाटर को बाइंड कर सकता है, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन का, और बहुत सारे फर्दर प्रोसेसिंग में फिर ये यूज होता है। अब चलते हैं भाई अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगला प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन अल्टीमेटली आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से और द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट से ही बन के आया। सो प्रोटीन्स में फॉर्म क्रिस्टल बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, एंड एडजस्टमेंट ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। एंजाइम्स, एंजाइम प्रोटीन्स आर क्रिस्टलाइज, यूरिएज, पेप्सिन, द ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइज होते हैं। एंड ड्यू टू हाई पोलैरिटी, क्योंकि प्रोटीन्स पोलर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसमें रहते हैं, सो ड्यू टू हाई पोलैरिटी दे रेडिली क्रिस्टलाइज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्रिस्टलाइज करना मुश्किल है, लेकिन प्रोटीन्स इजीली क्रिस्टलाइज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी। तो बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ जो NH3 है, एक तरफ जो अल्फा कार्बन है उसके हाइड्रोजन है, और चौथी तरफ एक साइड चेन आती है। तो ग्लाइसिन में साइड चेन सिर्फ हाइड्रोजन से बनती है, यानी कि वो सिमेट्रिक कार्बन दे देता है, कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाता है, सिमेट्रिक कार्बन बन जाता है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के सारी की सारी अमीनो एसिड में एसिमेट्रिक कार्बन बनता है, तो इसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। And all amino acids except glycine contain one or more asymmetric carbon, so therefore they show the optical activity। Denaturation of proteins has marked increase on the optical activity।
एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन, एक तो कितनी कंसंट्रेशन है अमीनो एसिड्स की, इस पे डिपेंड करता है, फिर कितने पीएच पे हम लोग उसको देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, देन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट एंड द टेम्परेचर, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी डिपेंड करती है, उसके हिसाब से वेरी करती है। आठवां जो प्रॉपर्टी है प्रोटीन की, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द प्रोटीन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होता है। एक टर्म होती है स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंक्रीमेंट, स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंक्रीमेंट, तो ये हमारे को बताती है द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1% प्रोटीन सॉल्यूशन। 1% प्रोटीन सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, और उसके हिसाब से सॉल्वेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कितना डिफर करता है। तो ऑब्वियसली जिस चीज में प्रोटीन सोलुबलाइज हुआ है वो सॉल्वेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर 1% प्रोटीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं द स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंक्रीमेंट। मोस्ट प्रोटीन्स हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.0018, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बाद अब चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन फूड प्रोटीन्स, प्रोसेसिंग का फूड प्रोटीन्स पे क्या फर्क पड़ता है और उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचरेशन में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चाहे शॉर्ट नोट आएगा, कोई ना कोई पक्का एग्जामिनेशन में डीनेचरेशन में क्वेश्चन आता है। इवन हम लोग इंटरव्यूज में भी बैठते हैं, वहां पे भी डीनेचरेशन में पूछा जाता है कि डीनेचरेशन होता क्या है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे डीनेचरेशन क्या है। तो डीनेचरेशन बेसिकली इज ए फिनोमेना विच is leading to the unfolding of specific defined structure of native protein। जो नेटिव प्रोटीन है, यानी जिस फॉर्म में वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है फूड में, तो वो जब अनफोल्ड करता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के तहत, तो इसको हम लोग, इस फिनोमेना को हम लोग डीनेचरेशन कहते हैं। बट इसका जो एक्सटेंट है वो इतना नहीं होता है एक्सट्रीम की वो पेप्टाइड बॉन्ड को भी तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस टूट जाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि जो हेलिकल हमारा द हेलिकल कॉइल्स हैं या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो इस प्रकार का जो चेंज है प्रोटीन में, जिससे कि स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है प्रोटीन की, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ऑफ द specific folding of protein in a particular fashion. So the proteins, they have all the functional characteristics, all the functional attributes. So when the proteins, they get unfolded, so those functional characteristics, they are lost, and this is what is called as the denaturation। इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, the ionic interactions, they may break, but the peptide bonds do not break। एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन डीनेचरेशन के टाइम में कौन सा बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की कौन सा बॉन्ड। तो अधिकतर कभी कभी गलती में बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड टिक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं टूटता है, कभी भी नहीं टूटता है डीनेचरेशन के दौरान, तो ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि जो डीनेचरेशन है दैट अकर्स एट ए मॉडरेट टेम्परेचर व्हेन यू अप्लाई हीट। 60 से 90 डिग्री के टेम्परेचर में डीनेचरेशन होता है। 60 to 90 डिग्री, अगर हम लगभग आधा घंटा 1 घंटा के लिए टेम्परेचर दे देंगे 60 to 90 डिग्री, so then the protein they may denature, and it is reversible also। So many times unfolded peptide chain is stabilized by denaturing agents। कभी कभी denaturing agents अगर डालेंगे तो चेन अनफोल्ड हो जाती है, और फिर जब denaturing agents को रिमूव कर देंगे तो चेन दोबारा से रीफोल्डिंग हो जाती है। सो दिस इज द रिवर्सिबल डीनेचरेशन। लेकिन अगर किसी और मेथड से किया है, हीट से किया है या किसी और मेथड से किया है जहां पे डीनेचरिंग एजेंट नहीं है, जिनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं सिस्टम में से, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डीनेचरेशन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। सो ऑब्वियसली जब प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो अनफोल्ड कर जाएगा, तो उस सिचुएशन में द डाइजेस्टिबिलिटी विल एनहांस, क्योंकि अनफोल्ड हो चुकी है चेन, तो अमीनो एसिड बनना बड़ा इजी हो जाता है। एंड several deuterative enzymes like lipoxygenase, phenol oxidase, protease, ये भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। और ये जो ऑफ फ्लेवर्स डेवलप करते हैं, ऑफ कलर्स डेवलप करते हैं, टेक्सचरल चेंजेस लाते हैं, तो वो भी उसकी वजह से नहीं होते हैं। तो प्रोटीन डीनेचरेशन का ये एक एडवांटेज भी है। प्रोटीनिशियस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दे में ऑल्सो भी इनएक्टिवेटेड। तो जो एंटी न्यूट्रिशनल
फैक्टर्स प्रोटीनिशियस हैं वो भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं, एंड प्रोटीनिशियस टॉक्सिन्स लाइक द बोtulism टॉक्सिन्स, द एंटेरोटॉक्सिन्स, तो दे मे आल्सो बी इनएक्टिवेटेड। तो ये सारे के सारे डीनेचरेशन के फायदे। लेकिन भाई प्रोटीन की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाते हैं वो बिकॉज ऑफ द डीनेचरेशन। सो ये इसका अल्टीमेट और बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। इसलिए हम लोगों को प्रोटीन डीनेचरेशन की चिंता होती है, दैट द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोटीन इज लॉस्ट। सो व्हेन द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोटीन इज लॉस्ट, सो फंक्शनलिटी ऑफ द एंजाइम्स विल आल्सो बी लॉस्ट। तो हमारे जो बेनिफिशियल एंजाइम्स है वो भी लूज कर जाते हैं, और प्रोटीन के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां जहां पे वो पार्टिसिपेट करता है, सो दोज फंक्शनलिटीज दे आर आल्सो लॉस्ट ड्यू टू डीनेचरेशन। लेकिन डीनेचरेशन में ध्यान रखना है बार बार, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे होता है 60 से 90 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर पे डीनेचरेशन नहीं हो रही है। और दूसरा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई, सिर्फ अनफोल्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, आयन न्यूक्लियर इंटरेक्शंस बंद हो जाएंगे। इतना ध्यान में रखना है तो हम लोग डीनेचरेशन को समझ सकते हैं। So the next effect of processing on the food proteins is the desulfuration. Desulfuration जैसा हमको नाम से पता लग रहा है, the removal of sulfur will be the desulfuration at higher temperature more than 100 degrees Celsius. The loss of heat labile amino acids such as cysteine, cysteine और lysine, so that will occur. तो जब टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाएगा, 60 से 90 पे क्या हो रहा था, डीनेचरेशन, अब 100 से ऊपर में क्या होगा, द डीसल्फरेशन। सो जब सल्फर रिलीज होगा, सो द गैस फॉर्मेशन इज देयर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होगी, एंड एट 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री पे जब चला जाता है, सो द लॉस ऑफ अमीनो एसिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवर्स स्पेसिफिक टू हीट ट्रीटेड फूड्स टेक्स प्लेस। तो बहुत जो हाई टेम्परेचर पे जिन फूड्स को हम लोग हीट करते हैं, 115 डिग्री 120 डिग्री पे जिनको ऑटोक्लेव करते हैं स्टरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बाद में कभी कभी अगर लंबे समय तक हीट करते हैं तो स्पेसिफिक फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। सो दोज फ्लेवर्स दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डीसल्फरेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, सो दैट पार्टिसिपेट्स इन द फ्लेवर डेवलपमेंट। तीसरा जो इफेक्ट है जो प्रोसेसिंग का आता है, सो दैट इज द डी अमिडेशन। तो अमाइड ग्रुप के रिमूवल को हम लोग डी अमिडेशन बोलते हैं, और साइड चेन्स जहां जहां पे है, द अमाइड फंक्शनल ग्रुप इन द साइड चेन ऑफ द अमीनो ग्रुप, द एस्पार्जिन एंड द ग्लूटामिन। तो एस्पार्जिन ग्लूटामिन जहां पे भी अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके जो साइड चेन्स हैं, so that amide group is removed and converted into another functional group। तो दूसरे functional group में वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग डीअमिडेशन बोलते हैं। so the aspargine is converted into aspartic acid और the isoaspartic acid। aspargine किसमें चेंज हो जाएगा, the aspartic acid और the isoaspartic acid, और ग्लूटामिन विल चेंज इनटू द ग्लूटामिक एसिड और द पायरोग्लूटामिक एसिड। तो इस प्रकार से जब कन्वर्जन होता है, सो दैट इज बेसिकली द डीअमिडेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो इट इंप्रूव्स द सॉल्युबिलिटी, इमल्सिफिकेशन, फोमिंग एंड द अदर फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। सो फंक्शनल प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए डीअमिडेशन किया जाता है डेफिनेटली। सो aspargine converts into aspartic acid, glutamine converts into the glutamic acid during the process of deamidation। नेक्स्ट इफेक्ट आता है रेसिमेशन। रेसिमाइजेशन। सो रेसिमाइजेशन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर 200 से डिग्री से ज्यादा जब चला जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके दो रेसिमाइजेशन होगा। एंड many times the heating at the alkaline pH also, so it leads to racemization। racemization basically क्या है, so the partial racemization of the L amino acids to the D amino acids। ये पूरा कन्वर्जन होता है। L amino acids they change into D amino acids। सारी की सारी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक अमीनो एसिड्स चेंज हो जाती है। D amino acids की बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है। तो अगर रेसिमाइजेशन हो जाए और ये मान ले कि 50% अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गई हैं L फॉर्म से D फॉर्म में, तो इसका मतलब ये होगा 50% ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू इज लॉस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी भी फूड को हीट करेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इज लॉस्ट इन दिस वे। सो प्रोटीन की न्यूट्रिशनल वैल्यू इसलिए लूज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेसिमाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग द डी अमीनो एसिड्स आर लेस एफिशिएंटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो अगर एल फॉर्म्स डी फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, तो वो जो प्रोटीन्स बनेंगे उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस उसकी नहीं हो पाएगी, और फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी को अवेलेबल ही नहीं होगा। तो ये नुकसान का काम है। रेसिमाइजेशन इज नॉट डिजायरेबल, इट हैपेंस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान होता है, सारे के सारे फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में होता है। सो दैट इज बेसिकली द मेलाइड रिएक्शंस। आपने सुना होगा द इंटरेक्शंस ऑफ द शुगर्स प्रेजेंट इन द फूड विद
the amino acids present in the food or the proteins present in the foods, this leads to formation of browning pigment. Maillard browning इसको इसलिए बोलते हैं, और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पाथवे होता है जिसके थ्रू जाता है. So many steps are there in between that, and at the end of that process what you get is the melanoidins. उसमें melanoidins हमको बोलते हैं मिलते हैं जो कि ब्राउनिंग पिगमेंट्स है, तो कलर डार्कनिंग हो जाती है. और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफरल बनता है, फरफरल बनता है, उसकी वजह से ऑफ फ्लेवर्स भी आते हैं. सो इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल. द मेलाइड ब्राउनिंग इज नॉट डिजायरेबल. कहीं कहीं पे कैरमलाइजेशन के लिए जरूर हम लोग बोलते हैं, तो लेकिन वहां पे प्रोटीन्स का प्रेजेंस नहीं होता, उसके एब्सेंस में ही शुगर को हीट किया जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप द कैरमल फ्लेवर्स. लेकिन मेलाइड रिएक्शन जो होंगे, सो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट्स विच आर नोन एज द मेलानोइडिन्स, और ऑफ फ्लेवर्स भी डेवलप करते हैं. सो दीज रिएक्शंस आर नॉट एट ऑल डिजायरेबल. शुगर और अमीनो एसिड्स इसको ट्रिगर करते हैं इनिशियली. सो सबसे पहले ग्लूकोसामीन बनता है. सो ग्लूकोज एंड अमीन विल form glucosamine. So this is the first reaction, and then the reaction proceeds step by step through a complicated pathway, ultimately leading to the formation of melanoidins. इस प्रोसेस को हम लोग मेलार्ड रिएक्शंस कहते हैं, मेलार्ड ब्राउनिंग भी इसको कहते हैं. तो दोस्तों आज हमने देखा कि प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हीट प्रोसेसिंग का या थर्मल प्रोसेसिंग का या फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का उस पर क्या फर्क पड़ता है. इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप जो आइसोलैक्टिक पीएच है उसको ध्यान में रखिएगा, और सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी ध्यान में रखिएगा. और जब हम एप्लीकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग मेथड, फूड प्रोसेस इफेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मेथड्स में आएंगे, तो उसमें डीनेचरेशन बड़ा भारी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा. कोई भी डाउट्स अगर हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने डाउट पूछिएगा, और जल्दी ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं डेफिनेटली आऊंगा. आज के लिए इतना ही क्लोज करते हैं, और थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.